आज 25 फरवरी है। बिहार का शनिवार आज बेहद ही सियासी होने वाला है। आज बिहार में भाषणों का दिन है, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार में 2 जनसभाएं करेंगे तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीमांचल में दमखम दिखाएंगे। आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस साल आम चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव भी। ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी वोट प्रतिशत बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। तो वही खबर ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा से आज अमित शाह की मुलाकात भी हो सकती है। आज बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की 12 बजे महारैली है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रैली को वर्चुअली संबोधित कर सकते हैं। बिहार की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच आज सीमांचल के पूर्णिया में महागठबंधन की एक बड़ी रैली होने वाली है। जानकारों की माने तो ये एक रैली नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन के लिए एक तरह से अपनी ताकत दिखाने का बड़ा मौका है। ये रैली महागठबंधन की एकता और शक्ति प्रदर्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महागठबंधन ने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। आज गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश से सीधे बिहार जाएंगे। गृह मंत्री बिहार के वाल्मीकि नगर के लौरिया में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो नंदनगढ़ जाएंगे। दोपहर बाद अमित शाह पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले किसान मजदूर समारोह में शामिल होंगे और देर शाम बिहार में बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं इनके उस दौरे के दौरान ये भी संभावना जताई जा रही है कि हाल ही में जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा सकते हैं। आज किसान नेता राकेश टिकैत भी बिहार के दौरे पर हैं। वो आज कैमूर पहुंचेंगे, जहां वो आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी किसानों की महापंचायत में शिरकत करेंगे। वहीं 26 फरवरी को भभुआ में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें एक्सप्रेस वे के लिए किए गए जमीन अधिग्रहण के एवज में किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिए जाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस का 85वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू हो चुका है। पहले दिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल थे। आज अधिवेशन में राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 10:30 बजे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो 11:30 बजे सोनिया गांधी का भाषण होगा। इसके बाद 12:30 बजे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन पर चर्चा होगी। वहीं 26 फरवरी को किसान, युवा, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय पर चर्चा का कार्यक्रम तय किया गया है। पीएम मोदी आज पोस्ट बजट वेबिनार के तहत एक और वेबिनार को संबोधित करेंगे। पीएम अपने इस वेबिनार में युवा शक्ति का दोहन, कौशल शिक्षा पर बोलेंगे। बता दें कि पोस्ट बजट वेबिनार कार्यक्रम 11 मार्च तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य बजटीय घोषणाओं के कार्यान्वयन की तरीके पर चर्चा करना है। इसमें मुख्य उद्योगपति, विशेषज्ञों, राज्य सरकार के अधिकारियों समेत स्टेक होल्डर शामिल होंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने 23 फरवरी को ग्रीन ग्रोथ, कृषि और सहकारिता पर वेबिनार किया था। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के 2 जिलों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। अब औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम होगा धारावी। महाराष्ट्र सरकार ने इन दोनों जिलों का नाम बदलने का फैसला किया था और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने जो हमारी आखिरी कैबिनेट में फैसला लिया 2 जिलों के नाम बदलने का, हमारे द्वारा लिए गए फैसले पर इस सरकार ने मोहर लगाई है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया। जाहिर है इसके बाद श्रेय लेने की होड़ मच गई है। दिल्ली एमसीडी के लिए हो रहा स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में वोटिंग के बाद एक बीजेपी पार्षद का वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। दिन भर चले हंगामे के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षद दिल्ली के कमलानगर मार्केट पुलिस थाने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान दिल्ली की मेयर और आप पार्षद शैली ओबरॉय भी वहां मौजूद थी। उनके साथ आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षद बीजेपी पार्षदों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान अशोक कुमार मनु भी दिखाई दिए, जो सिविक सेंटर में बेहोश हो गए थे। बता दें कि शुक्रवार सुबह भी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हंगामे के चलते नहीं हो सका। अतीक अहमद के चकिया स्थित आवास पर छापेमारी कर लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में अतीक अहमद के 2 बेटे, उनके 4 दोस्त और घर में काम करने वाला नौकर भी शामिल है। अतीक अहमद का एक बेटा 12वीं क्लास का छात्र है तो दूसरा 9वीं क्लास में पढ़ता है। साथ ही मौका वारदात से एक संदिग्ध को भी हिरासत। उमेश पाल, जो कि सुलेम सराय थाना धूमनगंज के रहने वाले हैं, इनके ऊपर हमला हुआ कि जब अपने घर पे जैसे ही पहुंचे हैं तो इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। इनको सुरक्षा के लिए 2 गनर मिले हुए थे
क्योंकि ये कुछ केसेस की पैरवी कर रहे थे और उस पैरवी की वजह से इनको 2 गनर सुरक्षा मिले हुए थे। इस घटना में उमेश पाल जी जो हैं उनकी डेथ हुई है। मध्य प्रदेश के सीधी में एक देर रात बड़ा हादसा हो गया जिसमें करीब 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हादसा NH39 के मोहिनिया टनल पर हुआ। बताया जा रहा है कि सीधी में आयोजित कोल महाकुंभ में शामिल होने के लिए कई बसें आई हुई थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो वापस जा रही थी और मोहिनिया टनल के पास चाय नाश्ते के लिए उनको रुकना था, तभी पीछे से रीवा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बसों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि आगे वाली बसें रोड के नीचे आ गिरी और हादसे में कई लोग बस के नीचे आ गए। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि हादसे का शिकार हुए 39 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम ने आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, मृतकों के आश्रितों को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी, साधारण घायलों को 1 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे मृतक जिनके पास घर नहीं है उन्हें सरकारी योजना के तहत घर भी दिया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहां वो सेवाएं दे सकता है हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे। वर्ल्ड बुक फेयर अपने 50वें साल में साहित्य का सैलाब लेकर आ रहा है। 2 साल बाद दिल्ली में आज से शुरू होने वाले नेशनल बुक ट्रस्ट का ये मेला एक बड़ा जश्न होगा जो G20 की थीम और 30 देशों के साथ दुनिया के साहित्य से पाठकों को रूबरू करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव थीम पर आधारित इस साल के पुस्तक मेले में फ्रांस के मेहमान देश के रूप में शामिल होंगे और नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एनर्ट सहित 16 फ्रांसीसी लेखक और 60 से ज्यादा प्रकाशक, साहित्यिक एजेंट और सांस्कृतिक प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। बुक फेयर 5 मार्च तक चलेगा। महाराष्ट्र के नासिक में एक प्राइवेट बस हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में सवार 30 यात्री जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नासिक के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि बस में सवार सभी लोग गुजरात के रहने वाले हैं जो त्र्यंबकेश्वर से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि गुजरात के यात्री प्राइवेट बस से त्र्यंबकेश्वर आए थे जो दर्शन कर लौटे थे, तभी बस हादसे का शिकार हो गई। वहीं घायलों में 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। यूपी के मेरठ में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। पूर्व विधायक के कोल्ड स्टोर का बॉयलर फट गया और कोल्ड स्टोर का लेंटर भरभरा कर नीचे गिर गया। इसके नीचे करीब 50 से 60 मजदूर दब गए जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कोल्ड स्टोर में अमोनिया का भी रिसाव हुआ और कुछ मजदूर मलबे में दबे तो कुछ रिसाव के चलते बेहोश हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ लग गई और पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बालासोर में डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों को पाकिस्तानी जासूस के साथ अहम जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उड़ीसा पुलिस के मुताबिक अधिकारी भारत के रक्षा क्षेत्र से संबंधित गुप्त सूचना को पड़ोसी मुल्क के जासूस तक पहुंचाता था। 57 साल का अधिकारी ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर में डीआरडीओ की एकीकृत परीक्षण रेंज में तैनात है। आरोपी विदेशी एजेंट को मिसाइल परीक्षण से संबंधित कुछ संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। चांदीपुर थाने में दी गई शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया साउथ साइड में अचानक उस वक्त भगदड़ मच गई जब यहां एक थर्माकोल की पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शुरुआती दौर में आग पर काबू पाने का लोगों ने प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और धू कर जलने लगी। पूरे आसमान में धुएं का गुबार छा गया। आनन फानन में इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई और जिसके बाद दमकल विभाग की करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।